नमस्कार। चलिए आज इतिहास की एक ऐसी मिस्ट्री सॉल्व करते हैं जिसमें कोई आवाज नहीं, कोई लिखी हुई कहानी नहीं, बस हजारों साल पुराने सुराग हैं। ये कहानी है हड़प्पा सभ्यता की, एक ऐसी दुनिया जो अपने समय से बहुत आगे थी और फिर अचानक पूरी तरह खामोश हो गई। आज हम एक जासूस की तरह इन शहरों के दबे हुए राज खोलने की कोशिश करेंगे। तो हमारी पड़ताल का सबसे बड़ा सवाल यही है। सोचिए जरा, एक ऐसी सभ्यता को कैसे समझा जाए जिसकी भाषा हम पढ़ ही नहीं सकते। मतलब कोई डायरी नहीं, कोई इतिहास की किताब नहीं, कुछ भी नहीं। हमारे पास बस वही है जो वो पीछे छोड़ गए, उनके शहर, उनके औजार और उनके वो रहस्यमयी निशान। ये एक ऐसी पहेली है जिसे सुलझाने में आर्कियोलॉजिस्ट को दशकों लग गए हैं। और इस पहेली का सबसे अहम सुराग है ये हड़प्पाई मोहर। सेलखड़ी नाम के एक मुलायम पत्थर से बनी ये छोटी सी चीज इस पूरी सभ्यता की पहचान है। इन पर जानवरों की बड़ी शानदार तस्वीरें हैं और साथ में एक ऐसी लिपि है जिसे आज तक कोई नहीं पढ़ पाया। ये मोहरें समझिए एक ताले की तरह हैं और चाबी, वो तो आज तक गुम है। वैसे ये रहस्य सुलझाने में दशकों लग गए। जब 19वीं सदी में कनिंघम को पहली मोहर मिली तो वो इसका महत्व समझ ही नहीं पाए। लेकिन फिर 1920 के दशक में दयाराम साहनी और आर.डी. बनर्जी के खोजों ने पूरी तस्वीर ही बदल दी और तब जाकर 1924 में जॉन मार्शल ने दुनिया के सामने एक धमाका किया, सिंधु घाटी में एक विशाल प्राचीन सभ्यता की खोज का ऐलान। और बस एक झटके में भारतीय इतिहास हजारों साल और पुराना हो गया। तो चलिए अब सबूतों की जांच शुरू करते हैं। और हमारा सबसे बड़ा सबूत खुद उनके शहर। ये शहर हमें एक ऐसी कहानी बताते हैं जो किसी भी किताब से ज्यादा दिलचस्प है। और हम अपनी जांच शुरू करेंगे सबसे मशहूर जगह मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो की बनावट ही हमारा पहला सुराग है। शहर को देखते ही पता चलता है कि वो साफ साफ दो हिस्सों में बटा था। एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बना हिस्सा जिसे दुर्ग कहते हैं, और एक बहुत बड़ा लेकिन निचला शहर जहां शायद आम लोग रहते थे। दुर्ग में बड़ी बड़ी पब्लिक बिल्डिंग्स थी, जैसे गोदाम और मशहूर विशाल स्नानागार। ये बंटवारा साफ इशारा करता है कि समाज बहुत व्यवस्थित था और शायद उसमें ऊंच नीच भी थी। और ये शहर ऐसे ही नहीं बस गए थे, अरे पूरी प्लानिंग के साथ बनाए गए थे। सड़कें और गलियां एकदम सीधी, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हुई, बिल्कुल एक ग्रिड की तरह। कमाल की बात तो ये है कि पूरे इलाके में ईंटों का साइज भी एक जैसा था, एक स्टैंडर्ड रेशियो में। और सबसे गजब की बात, घर बाद में बने, पहले नालियों और गलियों का जाल बिछाया गया। मतलब पहले इंफ्रास्ट्रक्चर फिर घर। ये बहुत ही एडवांस्ड अर्बन प्लानिंग थी। उनकी इंजीनियरिंग इतनी जबरदस्त थी कि एक आर्कियोलॉजिस्ट अर्नेस्ट मैके ने तो उनके ड्रेनेज सिस्टम के बारे में यहाँ तक कह दिया कि ये उस जमाने की सबसे बेहतरीन प्रणाली थी जो अब तक खोजी गई है। हर घर शहर की नालियों के नेटवर्क से जुड़ा था और नालियां ढकी हुई थी ताकि सफाई रखी जा सके। मतलब आज के शहरों के लिए भी एक सबक है। अच्छा, ये बड़े बड़े शहर और प्लानिंग तो ठीक है, लेकिन किसी भी सभ्यता की असली कहानी तो उन छोटी छोटी चीजों में छुपी होती है जो वो रोज इस्तेमाल करते थे, है ना? तो चलिए अब जरा उनके बनाए सामान पर नजर डालते हैं। इससे उनकी इकोनॉमी का पूरा कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा। मिसाल के तौर पर ये कार्नीलियन के मनके, ये लाल रंग के खूबसूरत दाने, इन्हें बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं था, एक पूरा प्रोसेस था। पहले पीले पत्थर को आग में तपाकर लाल रंग दिया जाता, फिर उसे तराशा जाता और आखिर में घिसाई, पॉलिश और उसमें महीन छेद किया जाता था। सोचिए जरा कितना हुनर और तकनीक लगती होगी इसमें। और ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ एक ही तरह की चीज बनाते थे। अरे लिस्ट देखिए जरा, कीमती पत्थर जैसे कार्नीलियन, जैस्पर, क्रिस्टल, धातुएं जैसे तांबा, कांसा, सोना, और तो और शंख, फेयॉन्स, टेराकोटा। फेयॉन्स एक तरह का आर्टिफिशियल मटेरियल था। मतलब चीजों की कोई कमी नहीं थी। ये दिखाता है कि उनकी क्राफ्ट परंपरा कितनी समृद्ध थी। तो सवाल ये है कि ये सब कीमती सामान आता कहाँ से था? यही तो असली जासूसी का मजा है। आर्कियोलॉजिस्ट्स ने जब इन चीजों का सोर्स पता किया तो एक पूरा ट्रेड मैप सामने आ गया। शंख आ रहा है गुजरात के समुद्री तट से, लाजवर्द मणि, वो नीला पत्थर, सीधे अफगानिस्तान से, तांबा राजस्थान और ओमान से, और सोना एकदम साउथ इंडिया से। मतलब ये एक पूरा इंटरनेशनल ट्रेड नेटवर्क था। चलिए अब जरा केस के सबसे पेचीदा हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। उनके शासक कौन थे, वो किसे पूछते थे? देखिए, यहाँ सबूत कम है और थियरीज ज्यादा, तो हमें बहुत ध्यान से चलना होगा।
ये देखिए इस मशहूर मूर्ति को, इसे प्रीस्ट किंग या पुरोहित राजा कहते हैं। पर क्यों? बस इसलिए क्योंकि ये देखने में मेसोपोटामिया के राजाओं जैसी लगती है। सच तो यह है कि हमारे पास कोई पक्का सबूत नहीं है कि हड़प्पा पर शासन कौन करता था। क्या वे राजा थे, कोई पुजारी थे, या फिर बड़े व्यापारियों का कोई समूह? यह सवाल आज भी बना हुआ है। और एक और दिलचस्प चीज है, ये मुहर। इस पर एक योगी की मुद्रा में बैठे इंसान की तस्वीर है, जिसके चारों ओर जानवर हैं। कई लोग इसे भगवान शिव का शुरुआती रूप पशुपति मानते हैं, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। हमारे सबसे पुराने ग्रंथ ऋग्वेद में शिव के एक रूप रुद्र का जिक्र तो है, पर उन्हें इस तरह योगी या जानवरों के स्वामी के रूप में नहीं दिखाया गया है। तो ये कौन है? ये बहस आज भी जारी है और दिखाती है कि सबूतों की व्याख्या करना कितना मुश्किल हो सकता है। और अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े, सबसे आखिरी रहस्य पर। आखिर हुआ क्या इस महान सभ्यता का? 1800 ईसा पूर्व के आसपास अचानक सब कुछ खत्म क्यों हो गया? वो शानदार शहर वीरान क्यों हो गए और लोग कहाँ चले गए? इसे लेकर कई थियरीज हैं। कोई कहता है क्लाइमेट चेंज हो गया, नदियां सूख गईं या उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया। कोई कहता है बाढ़ आ गई। कुछ लोग वनों की कटाई और जमीन के बहुत ज्यादा इस्तेमाल को जिम्मेदार मानते हैं। एक थियरी ये भी है कि शायद उनका राजपाट ही बिखर गया। पर मुश्किल ये है कि कोई एक थियरी हर जगह फिट नहीं बैठती। शुरुआत में तो एक बड़ी ड्रामेटिक थ्योरी सामने आई थी। 1947 में एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, R.E.M. व्हीलर। उन्होंने मोहेंजोदड़ो में मिले कुछ कंकालों को देखकर सीधे सीधे कह दिया कि बाहर से हमला हुआ था, और उन्होंने ऋग्वेद का जिक्र करते हुए इल्जाम लगा दिया भगवान इंद्र पर। बड़ा सनसनीखेज आइडिया था ये। लेकिन फिर 1960 के दशक में जॉर्ज डेल्स जैसे आर्कियोलॉजिस्ट्स ने इस थ्योरी को चैलेंज किया। उन्होंने कहा, अगर जंग हुई थी तो हथियार कहाँ हैं, कवच कहाँ हैं? जो कंकाल मिले थे वो भी किसी एक बड़े नरसंहार का सबूत नहीं थे। तो हमले वाली थ्योरी तो खारिज हो गई और रहस्य पहले से भी ज्यादा गहरा हो गया। तो आखिर में फैसला क्या है? फैसला यही है कि केस अभी भी ओपन है। हमारे पास सुराग हैं, थ्योरीज हैं, जबरदस्त बहसें हैं, लेकिन पूरी कहानी वो तो अभी इतिहास में कहीं दफन है। हम उनके शहरों, व्यापार और हुनर के बारे में जानते हैं, लेकिन उनके शासक, उनकी भाषा और उनके अंत की कहानी अभी भी एक पहेली है। और ये सब हमें वापस उसी पहली चीज पर ले आता है, उनकी वो खामोश लिपि। सोचिए अगर हम उसे पढ़ पाएं तो कितने राज खुल जाएंगे। शायद इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सुराग हमारी आंखों के सामने ही है, बस हम उसे पढ़ नहीं पा रहे। इन खामोश निशानों में और कौन-कौन से रहस्य बंद होंगे?